डिटेक्टिव के रहस्यमय केसेस को किताबों का रूप देने पर मैं एक फेमस राइटर बन चुका था और इसीलिए कुछ महीने पहले मैंने एक ऐसी जगह ऑफिस खरीदा जहां आसपास के इलाके में बहुत सारे पब्लिशर्स रहते थे और बहुत सारे किताबों की फेमस दुकानें भी थी। और उस ऑफिस के ऊपर मैंने किराए पर एक घर भी लिया था जहां मैं अभी रहता हूं और इसीलिए डिटेक्टिव किंग के घर जाना मैं लगभग भूल ही चुका था। यहाँ तक कि काफ़ी महीनों से डिटेक्टिव से मेरी मुलाकात भी नहीं हुई थी। जुलाई का महीना, सुबह के 8 बजे। मैंने अभी अभी अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म किया था। सुबह का अखबार पढ़ ही रहा था कि तभी कमरे में आ गए डिटेक्टिव किंग। मैं तो बिल्कुल चौंक चुका था उनके सरप्राइजिंग विजिट से। डिटेक्टिव ने कहा, क्यों हैरी, राइटर बनने के चक्कर में मेरे ख़तरनाक और एडवेंचर से भरे केसेस में अभी भी तुम्हारी दिलचस्पी है या फिर? बिल्कुल है। कल रात ही मैं आपके पुराने केसेस को लेकर बैठा हुआ था। मैंने कहा, क्या तुम्हें और भी केसेस चाहिए? ज़रूर। सोच लो, कोलकाता जाना पड़ेगा। फिर तुम्हारे पब्लिशर्स का क्या होगा जो तुमसे रोज़ मिलने आते हैं? उसमें क्या है, मैं दरवाजे पर एक नोटिस लगा दूंगा कि मैं 7 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। अगर आपको मुझसे कुछ काम है तो मेरे मेल बॉक्स में आप अपनी चिट्ठी छोड़कर जा सकते हैं। चेयर पे बैठकर मुझे देखते हुए डिटेक्टिव ने कहा, तुम्हें तो जुकाम हुआ था। जुकाम तो हुआ था और अभी तो मैं ठीक भी हो चुका हूँ, पर आपको कैसे पता चला? तुम्हारी चप्पल देखकर। मैं अपने पहने हुए चप्पलों को हैरान होकर देखने लगा, पर मुझे कुछ समझ नहीं आया कि आखिर चप्पलों के साथ जुकाम का क्या संबंध है। डिटेक्टिव ने कहा, चप्पल बिल्कुल नहीं है, पर उसके नीचे वाला हिस्सा आग की लपटों से थोड़ा झुलस चुका है। पहले मैंने सोचा था कि तुमने शायद चप्पल को बारिश के पानी में भिगाया था, इसीलिए इसे आग के सामने रखकर सुखाया होगा। उसके बाद मैंने देखा कि चप्पल पर दुकान के नाम का कागज़ का लेबल अभी भी लगा हुआ है। इसका मतलब ये चप्पल पानी में तो नहीं भीगे हैं, क्योंकि अगर वो पानी में भीगते तो उसका लेबल अभी तक उड़ चुका होता। जुलाई के महीने में बारिश तो लगा ही रहता है, उसके बावजूद भी सूखे चप्पल पहनकर आग के सामने अपना पाँव आगे करके जब तुम बैठे हुए थे, इसका मतलब तुम्हें जुकाम ज़रूर हुआ था। खैर जो भी हो, चलो अब हमें निकलना होगा। बाहर मेरा क्लाइंट गाड़ी में इंतज़ार कर रहा है। मैंने 3 जोड़ी कपड़े ले लिए और कुछ ज़रूरी सामान भी, और दरवाजे के बाहर एक नोटिस लगाकर मैं अपनी सीढ़ियों से बाहर आ गया। डिटेक्टिव सीढ़ियों के सामने ही खड़े हुए थे। उन्होंने कहा, तुम्हारे पड़ोसी राइटर के घर में जितने पब्लिशर्स आए हैं उससे कई ज़्यादा पब्लिशर्स आए हैं तुम्हारे इस घर में। वो तो आएंगे ही, क्योंकि मैं उन्हें आपके केसेस की लाजवाब कहानियाँ जो देता हूँ और साथ ही थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी। पर ये आपको कैसे पता चला? मैंने डिटेक्टिव से पूछा। तुम्हारे घर की सीढ़ी देखकर। तुम्हारे दरवाजे की सीढ़ी तुम्हारे पड़ोसी राइटर की सीढ़ी से 3 इंच ज़्यादा घिस चुका है। वैसे कार में जो क्लाइंट बैठे हुए हैं उनका नाम है मिस्टर आबिर गांगुली। आओ तुम्हें उनसे मिलवाता हूँ। ड्राइवर, गाड़ी तेज़ चलाओ, हमें ट्रेन पकड़ना है। कार के अंदर बैठे हुए उस आदमी को देखने पर वैसे तो सब कुछ ठीक लगता है, पर उनकी आंखों में एक खतरे का आभास दिखाई दे रहा था। ट्रेन में चढ़ने के बाद मुझे उस खतरे के बारे में पता चला। डिटेक्टिव ने कहा, मिस्टर आबिर, 70 मिनट के इस सफ़र में हमारे पास करने के लिए कोई काम नहीं है, तो इस दौरान आप अपनी मज़ेदार कहानी हैरी को भी सुनाइए, कुछ भी मत छुपाइएगा। मिस्टर आबिर ने कहना शुरू किया, मेरी कहानी सच में मज़ेदार ही है। ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे खिलौना बनाकर मेरे साथ खेल रहा है। वुडहाउस कंपनी में 5 साल काम किया है मैंने। अचानक वो कंपनी डूब जाने की वजह से मुझे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा, पर मेरे बॉस ने मुझे एक सिफारिश लेटर दिया था और उसे लेकर मैं लगातार नौकरी ढूंढता रहा। पर धीरे धीरे मेरी सेविंग्स ख़त्म होने लगी थी। ठीक उसी वक्त पेपर में दास एंड ब्रदर्स कंपनी में नौकरी का इश्तहार देखकर मैंने उसके लिए भी अप्लाई कर दिया। वो कंपनी
कोलकाता में शेयर की दलाली करने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। और मेरी किस्मत भी देखिए, बहुत ही जल्द जवाब भी आ गया। अगले सोमवार को ही मुझे वहाँ हाजिरी देने के लिए कहा गया। और अगर मैं खूबसूरत भी हुआ फिर तो मेरी नौकरी पक्की। मेरा काम बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा मैं पिछली कंपनी में करता था, पर सैलरी ज़्यादा होगा। मुझे वहाँ मिलते थे महीने के 20,000 रुपये और यहाँ मिलेंगे 30,000 रुपये। जिस दिन मुझे वो चिट्ठी मिली उसी दिन शाम को एक दाढ़ी वाला आदमी मेरे घर पर आया। उनकी उम्र लगभग 40 साल के आसपास होगी और नाम था कल्पेश भट्टाचार्य और पेशे से वो एक फाइनेंशियल एजेंट थे। उन्होंने आते ही मुझसे पूछा, क्या आप पहले वुड हाउस कंपनी में काम करते थे? एक चेयर को उनकी तरफ आगे बढ़ाते हुए मैंने कहा, जी हाँ। आपका नाम सुना था मैंने। वुड हाउस कंपनी का मैनेजर तो आपकी तारीफ करते नहीं थकते। सच में? वैसे आपकी याददाश्त की ताकत कैसी है? ठीक ठाक है। शेयर मार्केट की खबर रखते हैं? रोज सुबह अखबारों में स्टॉक एक्सचेंज पढ़ता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसे कहते हैं काम का आदमी। बताइए तो जरा कि आयर शेयर का भाव क्या जा रहा है? 105 से 107। और न्यूजीलैंड कंसोलिडेटेड? 104। बहुत बढ़िया, बढ़िया कहा आपने। सच में आपने तो मुझे हैरान कर दिया। आपके जैसा आदमी दास एंड ब्रदर्स के लिए काम करेगा, ये तो नाइंसाफी है। आपकी जगह तो और भी ऊपर है। तो कब जा रहे हैं आप वहाँ पर? सोमवार को। बिल्कुल मत जाइएगा। सोमवार से मिडलैंड एंटरप्राइजेस कंपनी में आपकी नौकरी पक्की, एज ए बिजनेस मैनेजर। सिर्फ इंडिया में ही 134 ब्रांच है इस कंपनी के। इंडिया के बाहर वाले ब्रांच तो मैंने गिने ही नहीं। क्या बात कर रहे हैं आप? पर ऐसी किसी कंपनी का नाम तो मैंने पहले कभी नहीं सुना है। सुनेंगे कैसे? मार्केट में तो अभी शेयर छोड़े ही नहीं गए। बड़ी कंपनी होने की वजह से ये पहले अपनी पूंजी को बढ़ा रही है। इससे पहले वाली कंपनी को डुबाया था मेरे भाई धर्मेश भट्टाचार्य ने। इस बार मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया जाएगा, पर उससे पहले हमें चाहिए एक काम का आदमी। इसीलिए शर्मा जी के पास से आपका नाम सुनते ही मैं दौड़ता हुआ आपके पास चला आया। पहले पहले हम आपको ज़्यादा सैलरी नहीं दे पाएंगे, महीने के सिर्फ 50,000 रुपये। 50,000 रुपये? और कंपनी के शेयर का 1% कमीशन। सैलरी से ज़्यादा पैसा तो आपको आपकी कमीशन से मिलेगा। पर इन सब चीज़ों के बारे में तो मैं कुछ भी नहीं जानता। मार्केट के बारे में तो जानते हैं, पर आपकी कंपनी तो बिल्कुल नई है। समझ गया। तो फिर ये लीजिए 1 लाख रुपए का चेक, 2 महीने का एडवांस। काम कब से शुरू करना होगा? मैंने खुश होकर कहा। 126 कॉरपोरेशन स्ट्रीट जाकर आप मेरे भाई से मिलिए। आपकी नौकरी वही पक्की करेगा। आप प्लीज़ एक कागज़ में लिख दीजिए कि हर महीने 50,000 की सैलरी पर मिडलैंड एंटरप्राइजेस कंपनी में बिजनेस मैनेजर की नौकरी करना चाहता हूं मैं। ओके, थैंक यू। इससे हो जाएगा। तो अब मुझे बताइए कि दास एंड ब्रदर्स कंपनी की नौकरी का क्या होगा? मैं उन्हें चिट्ठी लिखकर बता देता हूँ कि मुझे नौकरी नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं, ऐसा मत कीजिएगा। दास एंड ब्रदर्स कंपनी का मालिक मुझसे कहता है कि वो आपको रास्ते से उठा के अच्छी जगह पर बिठा रहा है। ये बात सुनते ही मेरे सर पे खून सवार हो गया। वो तो बड़े ही घटिया किस्म के आदमी निकले। जिस आदमी की ना मैंने शक्ल देखी है और जिससे ना ही मैं पहले कभी मिला हूँ, उसकी इतनी हिम्मत। नहीं जाना मुझे और चिट्ठी पे नहीं लिखूंगा। चले गए कल्पेश भट्टाचार्य। खुशी के मारे आधी रात तक सो भी नहीं पाया मैं। खाने के लिए चावल खरीदने तक के पैसे कम पड़ रहे थे और अचानक से मेरे पॉकेट में 1 लाख रुपए आ गए थे। अगले दिन मैं कोलकाता पहुंच गया। एक होटल में रुका हुआ था। पता ठिकाना ढूंढते हुए वक्त से थोड़ा पहले ही उस घर पर पहुंच गया। नीचे वाले कमरे में बहुत सारी कंपनियों के बोर्ड दिखाई दे रहे थे, पर मिडलैंड एंटरप्राइजेस कंपनी का बोर्ड मुझे कहीं नहीं दिखा। तो क्या मेरे साथ मजाक किया गया? खड़े होकर सोच ही रहा था कि मैं क्या करूं, तभी ऊपर की सीढ़ियों से एक आदमी मेरी तरफ आ गए। चेहरा और आवाज़ के मामले में बिल्कुल कल्पेश जी की तरह दिखते हैं। सिर्फ दाढ़ी मूछ नहीं है और बाल भी उतने काले नहीं हैं।
आते ही उन्होंने मुझसे पूछा, क्या आपका नाम ही मिस्टर आबिर गांगुली है? जी हाँ, वो मैं ही हूँ। मैं धर्मेश भट्टाचार्य। आज सुबह ही भैया की चिट्ठी मिली मुझे, बहुत तारीफ की है आपकी। आप लोगों को ऑफिस मिल नहीं रहा था मुझे। मिलेगा भी कैसे, सिर्फ 7 दिन पहले ही तो हमने ऑफिस के लिए जगह ढूंढी है, अभी तक बोर्ड भी लगाया नहीं गया। आइए मेरे साथ। सीढ़ी से चलते हुए वो मुझे दूसरे मंजिल के एक कमरे में ले गए, पर कमरे की हालत देखकर दिल बैठ सा गया। नए साफ सुथरे टेबल चेयर और बहुत सारे एम्प्लॉयज़ के बीच में काम करके मैं परिचित हूँ। ऐसे धूल मिट्टी से भरा हुआ 2 चेयर, एक टेबल और कुछ किताबों से भरा हुआ ऑफिस रूम मैंने पहले कभी नहीं देखा था। धर्मेश जी ने मेरे मन की बात को समझते हुए कहा, वो ऑफिस सजाने का टाइम नहीं मिला, इतनी जल्दी का सारा काम हो सकता है, आप ही बताइए। पर जब पैसा हमारे पास है तो फिर धीरे धीरे सब हो जाएगा। बैठिए बैठिए। और हाँ, आपकी नौकरी भी पक्की, भैया की पसंद को मानना पड़ेगा। पर मेरा काम क्या होगा? इंडिया के मेन ब्रांच के हेड होंगे आप। अभी के लिए कुछ दिन तक आप कोलकाता में ही रुकिए, मार्केट का हाल समझ लीजिए। पर कैसे? ये रहा, इस किताब में जिन नामों के बगल में लोहे का कारोबार करने वाला लिखा हुआ है, उन नामों का एड्रेस समेत एक अलग से लिस्ट बनाइए। पर ऐसे लिस्ट तो दुकानों में भी मिलते हैं। वो लिस्ट एक्यूरेट नहीं होते, वो हमारे किसी काम के नहीं। सोमवार 12 बजे तक आप मुझे वो लिस्ट दे जाइएगा। अभी आप जा सकते हैं। काफ़ी सारी बातें सोचते हुए उस किताब को हाथ में लेकर मैं होटल वापस आ गया। ऑफिस का हाल देखकर थोड़ा दुख ज़रूर हुआ, पर नौकरी तो पक्की हो चुकी है। पॉकेट के अंदर 1 लाख रुपए एडवांस पड़ा हुआ है। इसीलिए रविवार सारा दिन उस किताब को लेकर पड़ा रहा और सोमवार H तक के नामों का लिस्ट लेकर मैं पहुंच गया। खाली घर में मेरी मुलाकात हुई धर्मेश जी के साथ, और शुक्रवार मतलब कल भी मैं गया था उनके पास, और उन्होंने कहा कि इस बार बर्तन का कारोबार करने वाले आदमियों के नाम और एड्रेस का एक लिस्ट बनाकर उन्हें दिखाने के लिए, और उन्होंने आज शाम 7 बजे जाने के लिए भी कहा है। जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना कह के वो हंसने लगे और मैं चौंक उठा उनका दांत देखकर। बाएं जबड़े के ऊपर के 2 दांत सोने के हैं, जो दिखने में बहुत ही डरावने लगते हैं। यहाँ तक की कहानी सुनकर डिटेक्टिव खुश होकर अपना हाथ मलने लगे और मैं हैरान होकर मिस्टर आबिर की तरफ देखने लगा। उन्होंने कहा, मिस्टर हैरी, आपको एक बात बताना तो मैं भूल ही गया। कोलकाता में मिस्टर कल्पेश भट्टाचार्य भी बात करते वक्त एक बार हंसे थे, दास एंड ब्रदर्स कंपनी में कभी नहीं जाऊंगा सुनकर। तब मैंने उनके भी ऊपर के जबड़े में चमकीले सोने के दांत देखे थे, और बिल्कुल वही सोने का दांत धर्मेश भट्टाचार्य जी के ऊपर के जबड़े में भी चमक रहा था। पर यह कैसे पॉसिबल है? चेहरा, बॉडी शेप और आवाज़ सभी एक जैसे। ये मुझे पहले दिन से ही पता लग गया था। सोचा था सगे भाई होने की वजह से दोनों में इतना ज़्यादा मेल है, पर क्या सोने के दांत तक का मेल हो सकता है दोनों में? मुझे थोड़ा शक हुआ, मेरा सर चकराने लगा और मैं समझ गया कि नकली विग और दाढ़ी लगाकर भेष बदला गया था और दूसरे दिन सब कुछ निकालकर एक दूसरा आदमी बनने का नाटक किया गया है। पर क्यों मुझ जैसे एक आम इंसान के साथ इतना बड़ा नाटक किया गया? और इसी वजह से मैं डिटेक्टिव के पास दौड़ता हुआ आया हूँ। हम तीनों बिल्कुल चुप हो गए। डिटेक्टिव ने शांत होकर सिर्फ मेरी तरफ देखा और कहा, मिस्टर कल्पेश धर्मेश के साथ हम दोनों दोस्त मिलने जा रहे हैं। पर कैसे? नौकरी ढूंढने के बहाने से, मिस्टर आबिर ने कहा। उनकी सूरत ना देखने पर उनकी चालाकी को पकड़ा नहीं जा सकता। इतना कह के डिटेक्टिव ट्रेन की खिड़की से आसमान को देखने लगे।